खामोशी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना बस। कौन आएगा सर? नहीं, असल में आई एम नॉट डूइंग फॉर दैट, मैं किसी को ऐसे भी इनवाइट नहीं किया वैसे। साइकेट्रिक बोला है कि ठीक है, ये लेवल कैसे हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने डिफॉर्मेशन के आज पेपर 1 के क्वेश्चंस रखे हुए। आप लोग अगर पास पेपर की बुक्स लाए हो तो बुक्स निकाल लो, और बुक्स निकाल लेते हो तो बुक पे रखकर बुक को सामने रख के कर लो या स्क्रीन पे देख लो। थोड़ा आगे उठकर बैठे लोग थोड़े स्लो, तो आगे बैठे ताकि आप क्वेश्चन को देख सके। सर वॉशरूम से आ जाओ। हाँ, बिल्कुल, देख लो, टाइम जल्दी कोई नहीं, आराम से सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह बहुत शुक्रिया। आगे नहीं होगा, आगे तक नहीं होगी। किसी और अभी अगर लगाना है तो लगा दें, जल्दी से बैठे सारी बंद करके लाना आराम से। कितनों पे लगा रहे हो बेटा? दवाएं लेने का टाइम अगस्त में हो जाएगा। बैठ जाए, चलो क्लास ले रहे हैं वो प्लीज अपनी पूरी अटेंशन के साथ बैठ जाए। मुझे खामोशी चाहिए होगी, आप लोग खामोशी से बैठ जाए। कार्ड लग चुका है, असल काम हो गया, तो अगर आप बैठे काम करें नहीं करते तो आपको सेट। डायग्राम shows a simplified model of a building with 4 identical heavy floors। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, सारी बोर्ड पे देखना है, क्लास शुरू। देखिएगा कि देखो सवाल पढ़ लो, और चैप्टर है डिफॉर्मेशन। मैंने जैसे ग्रुप बताया था कि मैं आपको लिख दिया करूंगा कि मैं क्या चीज करवा रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना उसको डिसाइड करना है। बैठो बैठो, देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। खामोशी चाहिए, बिल्कुल खामोशी चाहिए। जो बोलेगा वो फौरन बाहर है यहाँ से। अगर आप बोलेंगे तो कोई लिहाज से, चाहे लड़का है या लड़की है, वही बैठेगा। आप खामोशी से बैठ जाए और सारे बताओ कि इसमें सवाल पढ़ो। द स्पेसिंग ऑफ द बॉटम फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड इज ट्वाइस। नीचे से जो स्पेसिंग है वो ट्वाइस दैट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द फ्लोर्स, between the floor between each floor are equal number of vertical steel supporting rods of negligible mass। यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो रॉड्स हैं उनका मास कह रहे हैं कंसीडर ना करो। क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख सकते हैं, आप चाहे तो उसको अपनी कॉपी पे साथ साथ सॉल्व करते रहे। कोई पास पेपर में एमसीक्यूज की बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन का ईयर नंबर भी ऊपर आ रहे हैं। कंपेयर्ड विद द फ्लोर, वो कह रहे हैं कि फ्लोर के मुकाबले में जो रॉड्स हैं उनका मास छोड़ दो। द रॉड्स आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर सो दैट द स्ट्रेस इन ईच रॉड इज द सेम। अब वो जो रॉड्स है, जैसे एक्चुअल बिल्डिंग भी बनती है तो नीचे जो रॉड्स का डायमीटर होता है वो थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ऊपर जाके उसको स्लिम कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो डायमीटर ऑफ बॉटम रॉड अपॉन डायमीटर ऑफ टॉप रॉड?
आप सबने क्वेश्चन पढ़ा ए लेवल में, एमसीक्यूज पेपर 2 से भी ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसमें वो चालाकी ये करता है कोई चीज मेमोरी से रिलेट ही नहीं करता। अब उस पहले आपको ये बता दिया था, अगर आप पढ़ो कि स्पेसिंग के बारे में उसने क्या बताया, स्पेसिंग ऑफ द बॉटम फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड इज ट्वाइस द स्पेसिंग बिटवीन द फ्लोर। तो क्या पहले वाली स्पेसिंग, अगर ये स्पेसिंग मैं लेता हूं और मैं उसके बाद वाली स्पेसिंग लूं, अगर ये x है तो क्या ये वाली स्पेसिंग 2x होगी? इज इट राइट? अब ये बताओ, अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ते हो कि रॉड्स आर ऑफ डिफरेंट डायामीटर, रॉड्स के डायामीटर में फर्क है, बॉटम रॉड्स और टॉप रॉड, जो बॉटम रॉड्स हैं वो आपको नजर आ रही ये वाली है, और ये सबसे ऊपर वाली रॉड है। अगर मैं ये x ऐड करता जाऊं तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी x आ जाएगा, और अगर आप इसको, हाँ बोलो, इस तरह मैंने सेपरेशन शो कर दी, और जो सबसे नीचे वाली रॉड है उसकी टोटल हाइट है 2x। अगर आप इसको टोटल करते हो तो ये टोटल 5x की लेंथ हो गई सपोज रेशो में। अब वो कह रहे हैं डायामीटर ऑफ बॉटम रॉड अपॉन टॉप रॉड। बॉटम रॉड को इस वाले को किससे कंपेयर करना है? ठीक है, मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। जो डायामीटर होता है, जो डायामीटर है, अब जो सबसे नीचे वाली रॉड है उस पर ऊपर वाले सारे फ्लोर्स का लोड होगा, और जो सबसे ऊपर वाली है उसके ऊपर सिर्फ एक फ्लोर का लोड होगा। अब तुम इसमें क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि ये कैसे सॉल्व होगा। बॉटम का 2x है बेटा, बात नहीं तो फिर 2x अपॉन 2 में मतलब 2x अपॉन x की लॉजिक बताओ, डायमीटर से क्यों रेशो कर रहे हो? सर हाइट और डायमीटर दोनों का सेम। तो अगर यंग मॉड्यूलस पे जाता हूं तो उसने क्या बोला है कि सारी रॉड्स एक ही मटेरियल की है, स्ट्रेन सबका सेम। स्ट्रेन, इसमें अगर E इज इक्वल टू FL अपॉन AE लगाऊं, ये करो, ऐसे तो सेम है ना। अगर दोनों का रेशो बनाता हूं तो रेशो बनेगी F1 L1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू F2। तो सेम है, तो फोर्स और एरिया। बेटा बात करो, अब ये तो कि फोर्स सेम है, नहीं लोड तो सेम नहीं है। अच्छा, एरिया जो होता है, जरा एरिया का भी फॉर्मूला याद दिला दो, पाई स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम इसमें F1 L1 अपॉन D स्क्वायर 1 E1 इज इक्वल टू F2 L2 अपॉन D2 स्क्वायर E2। सर लेंथ भी आपके पास चेंज है, लेंथ एक में x हो गई, एक में 2x हो गई, ठीक है। फिर लोड, तो सर हम लोड एक में x पेज में 1 और दूसरे में 3 कर देंगे। नीचे वाले पे आप कह रही हो मैं लोड 3 कर दूं, हाँ, और ऊपर वाले पर जो लोड है वो 4 कर दें। कहां पर? नीचे वाले पर 4 कर दूं, वजह बताओ 4 की। सर 1 2 4 फ्लोर है, तो यहाँ जो इस वाले पे लोड आएगा वो 4 फ्लोर का होगा, और जो टॉप वाली रॉड है उस पर जो लोड होगा वो 1 का है, ठीक है। और भी कोई कंट्रीब्यूट करे? ये सवाल मशहूर है, फेमस क्वेश्चन है, और पेपर में बहुत कम लोगों से हुआ था। हम यहाँ तक तो ठीक आ गए, एक सजेशन इसने भी दी भी है। अब इसमें जो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें, जिन्होंने पहले किया। हम लोग बी क्या चीज, डायमीटर, तो डायमीटर ही की तो रेशो निकालनी है। हाँ, एक्सटेंशन को तुम सेम कर सकते हो अगर करना चाहो तो, शाबाश। नहीं वो अगर पर यूनिट पर फ्लोर जो एक्सटेंशन होगी, देखो इसमें ऑलरेडी बता चुका है कि ऊपर वाला जो फ्लोर का पार्ट है वो बड़ा है, उसकी लेंथ रॉड्स की बड़ी है, बाकी लेंथ छोटी है। तो अब हमें डायमीटर का रेशो निकालना है। अगर हम डायमीटर का रेशो चाहें तो वो D1 अपॉन D2, बस ये स्क्वायर का मसला है। नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकते ना सारे, D1 अपॉन D2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए
तुम्हें क्या करना हो, जब स्क्वायर हटाओगे ना तो इस तरफ क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। पर अब हम काफी क्लोज है। सिर्फ सोल्व कर लेते हैं वैल्यूज हाँ, अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो बाकी वैल्यूज तो कट जाएंगी, तो हमारे पास आएगा 4/1 और उसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 कहाँ से आया, जो लोड का रेशियो है वो 4:1, लेकिन लेंथ तो रेशियो में सेम आ जाएगी, पर यूनिट लोड सेम आ जाएगा। अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, बोलो नहीं प्लीज, अगर कंट्रीब्यूट करना है तो मेरे साथ यहाँ कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा लिखो। अगर तुम थोड़ा सा लिखकर सॉल्व करोगे और तुम इन सवालों को समझ के करोगे तो फिर तो हमें फायदा है। और थ्योरी क्वेश्चंस जल्दी कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। Which statement describe what is meant by a plastic deformation? क्या ये permanent deformation होती है? नहीं सर, परमानेंट तो क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आलियन, क्या वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा? नहीं है, नहीं तो तो it does not return to the original length when the extending force is removed. तो इसका आंसर 2-3 लोग कह रहे हैं कि बी है। बताओ बी क्यों है? जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, क्या उसमें ऑब्जेक्ट अनस्ट्रेच होने के बाद, छूटने के बाद वापस आता है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अ टेंसाइल फोर्स इज यूज्ड टू एक्सटेंड अ सैंपल ऑफ मटेरियल, द फोर्स इज देन रिमूव। ये जो पहला वाला ग्राफ है, क्या ये लोडिंग है? और ये वाला मैंने क्या पढ़ाया था, ये लोडिंग है, आपने लोड हटाया। The variation with the strain of the applied stress is shown on the graph. Y axis पे stress है और x axis पे strain है। कहते हैं which point on the graph could represent the elastic limit? ये P जो लोग बता रहे हैं उसका रीजन बताएं। क्या P के बाद ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहा? जब तक ग्राफ स्ट्रेट रहता है तब तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, और तब तक क्या चीज होती है, जब ग्राफ मुड़ेगा उसका मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है और यहां से कौन सी डिफॉर्मेशन शुरू होती है, प्लास्टिक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट बहुत क्लोज होते हैं। अगर तुम गौर से देखो तो बी से बिल्कुल पहले एक पॉइंट है, ये वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन पेपरों में अक्सर ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं। अब ये सवाल भी बहुत मुश्किल था पेपर में, many people got it, many people couldn't get it. A student is investigating the mechanical properties of a metal. He applies different loads to a long thin wire to its breaking point. वो उस वायर को कितना लोड करता है कि वायर जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है, and measures the extension of the wire for each load. He then plots a graph of stress against strain. सवाल में मुश्किल बात ये थी, इस सवाल में मुश्किल बात ये थी कि सवाल में ये जो ग्राफ बना हुआ है ये शो क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि इसके पास डिफरेंट रॉड्स हैं, डिफरेंट लोड्स टू अ थिन लॉन्ग थिन वायर अप टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि शायद ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। आपको इस सवाल को गौर से पढ़ना है और बताना है कि इसने ये ग्राफ बनाया कैसे। measures the extension of the wire for each load. He then plots a graph of stress against strain. ग्राफ यहाँ आके खत्म हो रहा है। क्या ये ग्राफ एक रॉड या एक मटेरियल को शो, एक रॉड को शो कर रहा है या बहुत सारे लोड्स के ऊपर शो कर रहा है? ये डिफरेंट लोड्स है और वो हर लोड डालकर क्या चीज चेक करता है, breaking point. The student repeats the experiment with a wire made from the same metal. अगर metal same कर दोगे तो E same हो जाएगा, but twice the original length. इसका मतलब अगर पहली लेंथ x है तो नई वाली जो लेंथ है वो क्या होगी, 2x होगी। और उसके बाद कहता है हाफ द डायामीटर। अगर पुराना डायामीटर x है तो नया डायामीटर क्या होगा, हाफ x होगा।
अब वो कहते हैं विच ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। इस सवाल में ये पहले गौर से देख के बताओ कि हम डेटा को यूज कैसे करें। ई तो सेम है, तो हमारे पास अगर ई सेम हो तो फॉर्मूला क्या होता है, F1 L1 ओवर D1 स्क्वायर E1 इज इक्वल टू F2 L2 अपॉन D2 स्क्वायर इंटू, एक फॉर्मूला ये है। यंग मॉड्यूलस का बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, एक वो फॉर्मूला भी है। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमें ये पता है, मैंने डेटा भी नीचे आपके लिए लिखा है। ई तो मैंने शो नहीं किया, ई कट जाएगा। सवाल ये है कि इसने जो ग्राफ नीचे बनाए हुए हैं अलग अलग ग्राफ्स हैं, और पहला ग्राफ जो है वो 80 तक जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या यंग मॉड्यूलस चेंज हो रहा है, क्या चीज बदल रही है? यंग मॉड्यूलस तो सेम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो बदल रहा है। अब मुझे बताओ मैं उसको यहां पर कैसे एडजस्ट करूं। हाँ, ये वैल्यूज उसमें पुट कर दो। L1 की जगह x, L2 की जगह 2x, D1 की जगह x और D2 की जगह हाफ x। उसके बाद फिर एक्सटेंशन और उसका रेशो रह जाएगा। चलो शुरू करें। अगर आप लोग लिख के नहीं करेंगे, मेरा वेट करेंगे, तो मुझे कोई फायदा नहीं। अगर आप इसको देखते रहेंगे और सोचेंगे कि ये सॉल्व होगा, तो आप सोल्यूशन के लिए तो नहीं आए ना, आप तो सॉल्व करने के लिए आए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और डायमीटर में एक में x आ जाएगा। मुझे एक्सटेंशन की वैल्यू का रेशो नहीं पता, और इधर आ जाएगा 2x, और इधर आ जाएगा हाफ x, और उसके साथ आ गया E2। मैंने वैल्यूज भी आपके लिए पुट कर दी हैं। अब आप लोग मुझे कोई रेशो बना दो। शाबाश, लिख के करें। F1 अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ आ जाएगा E1, और यहाँ ऊपर है F2, उसके साथ बचेगा 2। नीचे कोई बता सकता है 1/2 का स्क्वायर? वेरी गुड, 1/4। साथ में क्या आ गया, ये बताओ जो लोग मैथ्स में अच्छे हो, ये जो नीचे 1/4 है, ये ऊपर आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब F1 अपॉन E1, ये 8 हो जाएगा, 8 टाइम F2 अपॉन E2। अब अगर हम इसको सामने रखें, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसको सपोज कर लो कि ये है F1 अपॉन E1। जो इसका अगला ग्राफ है, वो अगर मैं 8 इस तरफ ले आऊं, तो 1/8, 1/8 F1 अपॉन E1 इज इक्वल टू F2 अपॉन E2। तो ग्राफ का रेशो कितना कम हो गया, रेशो कितने टाइम्स कम हो गया, 8 टाइम्स कम हो गया। तो अब अगर 8 टाइम्स कम है, तो कौन सा वाला बनेगा, ग्रेडियंट नहीं, रेशो। लोड और एक्सटेंशन का रेशो 1/8 कर देना है। हाँ, सीओडी भी देख लो एक सेकंड, सॉरी। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर सी है, कुछ लोग कह रहे हैं बी। अब इसमें मुझे रीजन चाहिए होगा, इसलिए बीच में डॉटेड लाइनें भी तुम्हारी लिए बनाई हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 15 मिनट में, 20 मिनट में हम अभी दूसरा 3 सवाल था। दैट्स गुड, यही वो चीज है कि सबको नोट कर लिया कि सब मिलके सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में आपको ये सवाल अकेले सॉल्व करने होंगे, और ये मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं, और ये पेपर में बहुत ट्रबल करते हैं। अब हम यहाँ तक आ गए, रेशो भी मैंने बना दी। अब मुझे बताओ 1/8 रेशो किस में बन रही है,
अगर लाइन स्ट्रेट होती तो मैं तुमसे कहता ग्रेडियंट निकाल लो, ग्रेडियंट तो यहाँ निकल नहीं सकता। मैं फाइल को रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक पॉइंट पे हैंग हो गई। करेक्ट। अब जिन्होंने सवाल को देख लिया था, अब ये उसका ओरिजिनल ग्राफ है और यहाँ पर 4 और 40 का रेशियो है 1:10। जो लोग सी कह रहे हैं वो रीजन दे दें। असल चीज आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेस होता है वो एक तरह से फोर्स का रेशियो है, जो स्ट्रेस है वो फोर्स का रेशियो है, और जो स्ट्रेन है वो एक्सटेंशन का रेशियो है। अब ज्यादा लोग कह रहे हैं सी मुझे लॉजिक चाहिए, सी क्यों? जब तक तुम इससे कंपेयर नहीं करोगे ना, अगर तुम इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ 3 है, यहाँ 20 है। अगर तुम आगे देखो तो वो तो थोड़ा सा 4 से ऊपर गया है, तो 3/20 से रेशियो देख लो। अब जो हाँ, और इसका जो है इसका भी 3/20 तक आया हुआ है, शुरू वाला पार्ट नीचे है। ऑप्शन दो नैरो हो रहे, बी और सी। सर बी है, बी सर, अच्छा तुम बी कह रहे हो। सर दोनों का सेम आ रहा है, उनका जो रेशियो आ रहा है उसका वो है कम नहीं हो तो बराबर हो। अब ऑप्शन 2 है बी और सी, सिर्फ लॉजिक मिल जाए तो जस्टिफाई हो जाएगा। सर आपका आंसर कम आना चाहिए ना। देखो ये जो पेपर होते हैं एएस में जो सवाल बनाए जाते हैं, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एएस में जो सवाल बनाए जाते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थीम होती है कि बच्चे को बेवकूफ बनाओ, उसको एक बड़ी सी कैलकुलेशन करवाओ, उसको लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो यंग मॉड्यूलस होता है, और ये बताओ क्या यंग मॉड्यूलस सेम है। तो सर बी है। तो अब ये देखो कि इनमें से पहले तुम यहां से, वो पहले तुम्हें कनेक्ट भी करके दिया था, यहां से बताओ यहां से यंग मॉड्यूलस क्या है, 3/। अच्छा अब बताओ कौन सा आंसर है। हाँ भाई, बी क्यों है, बी आंसर है, लेकिन बी क्यों है? 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, इसलिए ग्रेडियंट कम हो गए, वो तो यंग अभी सर अगर मैं देखे तो सेम आ रहे हैं, ग्रेडियंट कम आएगा ना। ये क्वेश्चन है, देखो पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे ने पूछी है, इस पे नहीं करूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। हर एक को सवाल पूछने का पूरा हक है। अगर आप क्लास में आए हैं पास पेपर क्लास में, तो उसका मकसद पास पेपर के आंसर्स नहीं है, आंसर्स तो ये ईयर नंबर लिखा है उससे आंसर देख लें। असल चीज है समझना। देखो हमने एक लंबी वर्किंग की, हमने वर्किंग करके रेशो 1/8 निकाली, 1/8 की रेशो निकाल कर भी हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहा जो 1/8 हो रहा हो। तुम सारे ऑप्शन देख लो, कोई भी ऑप्शन 1/8 नहीं हो रहा। फिर हमें समझ में आया कि अगर 1/8 की रेशो से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो ये ट्रैप है। ट्रैप कैसे है कि अगर मटेरियल वही है तो यंग मॉड्यूलस सेम आना चाहिए। यंग मॉड्यूलस 3/20 है, 3/20 जो है वो किस में आ रहा है। देखो पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको इसलिए करनी पड़ेगी कि आपको तो नहीं पता। मैं एक और फेमस क्वेश्चन रख रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जिसने बहुत सारे बच्चों को ट्रैप किया था, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, और ये भी लोग लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत फेमस है, और लोग इसको इस तरह के क्वेश्चंस को भी रट के जाते हैं कि भाई ये तो तंग कर रहा है। आप क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर देखेंगे, आप इसमें काम करना बंद करें, प्लीज बोर्ड पे देखें और पढ़ें।
an elastic cord of unstretched total length 16 centimeter and cross sectional area is held horizontally by two smooth pins a distance this. Smooth का मतलब ये है कि क्या उन पिन्स पे फ्रिक्शन होगी, उन पिन्स पे फ्रिक्शन नहीं होगी, जो पिन्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है। अब उसने बोला था कि जो स्ट्रिंग है उसकी अपनी अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है, इसका मतलब 8 ऊपर है 8 नीचे है, तो टोटल लेंथ कितनी बन रही है, 16। ठीक है, आपके पास टोटल लेंथ 16 है, ये मेरे पास L की वैल्यू है। व्हाट इज द यंग मॉड्यूलस? अगेन यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है FL अपॉन AE। ये बताओ तुम्हारे पास A गिवन है, मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम पेपर में ये असूल याद रखना कि वो तुम्हें ट्रैक करेगा। अगर तुम लिख के सॉल्व नहीं करते, तुम बैठ के मोबाइल से खेलते रहते हो, तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके भी फंस जाते हैं। तुमने पिछला क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखा, तुम इसको और से देखो। ये सवाल ऐसा है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन किसी भी नोट्स में उस वक्त नहीं था। मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा मैथ्स यूज करूंगा। मैं तुम लोगों से कहा था कि ये लोग मैथ्स बहुत स्ट्रांगली यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कट लगाए, क्या ये कट लगाने से ट्रायंगल का कोई नाम आता है? और अगर ये एंगल पूछूं तो क्या ये एंगल 60 होगा? कैसे? अगर 2 एंगल 60 हो जाए किसी ट्राइंगल में, तो क्या तीसरा एंगल भी 60 होता है? ये कौन सी लॉजिक है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज, तो अब बताओ इस ट्राइंगल का नाम अब क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब उसकी ये वाली साइड भी क्या है? इसने कहा कि मैंने द कॉर्ड ओबेस हुक्स लॉ, इसका मतलब रेशियो लगेगी अ लोड ऑफ मास 0.4 kg इज सस्पेंड सेंट्रली, बिल्कुल बीच में लटकाया ऑन द कॉर्ड, द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द कॉर्ड सपोर्टिंग द लोड इज 60 डिग्री। अगर लोड है 0.4 kg, तो क्या W यानी इसका वेट बनाना होगा। क्यों वेट क्यों बना? क्योंकि वेट बनेगा तो फोर्स आएगी। अब ये फोर्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तुम्हें जोड़ मिल जाएगा। तुम में से कई लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि मैं ये चीजें इकट्ठी करता हूं। मैंने F, मेरे पास F आ गया, मेरे पास F कितनी, पहले E तो आने दो, 3.92। ये ओ लेवल का एमसीक्यू थोड़ी है कि आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर दोगे। मेरे पास F की वैल्यू आ गई, बोर्ड में देखो, F की वैल्यू आ गई, एरिया की आ गई, और लेंथ की वैल्यू भी है। कौन सी एक वैल्यू मिसिंग है? इसमें एक्सटेंशन निकाले, सेंटीमीटर वो कन्वर्ट। हाँ, ये तो अगर मैं तुम्हें एक बात पूछ ले, तो इसने अच्छा पॉइंट रेज किया। अगर लेंथ अपॉन एक्सटेंशन है, तो क्या दोनों को सेंटीमीटर में भी पुट कर दो, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा सर। अगर ऊपर सेंटीमीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो दोनों को 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 1000 कट जाएगा। रेशो में यूनिट बदलने की जरूरत नहीं, तुम करना चाहो कर लो, लेकिन लेंथ अपॉन एक्सटेंशन चल जाएगा। अब इस सवाल में हमारे पास हर चीज रेडी है, सिर्फ हमें क्या निकालना है? इंस्टिंक्ट यूज करो। ओ लेवल की बड़ी मशहूर इंस्टिंक्ट थी कि मैंने 3 वैल्यूज तो निकाल ली, अभी तक एंगल इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब एंगल का कोई यूज होगा। तुम सोचो, और अगर तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो और तुम्हें चैप्टर 1 की वो लॉजिक याद है कि अगर ये तुम्हारी फोर्स है, अगर ये फोर्स है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अगर फोर्स नीचे लग रही है तो क्या लोड और एक्सटेंशन एक ही लाइन पे होने चाहिए? लेकिन जो एक्सटेंशन है वो तो फोर्स के साथ एंगल पे आ रही है, यानी एक्सटेंशन तो यू है। असूल ये है वर्क वाली रूल पर कि क्या लोड और एक्सटेंशन एक लाइन में होने चाहिए? ये लॉजिक बताओ। लोड एंड एक्सटेंशन एक ही लाइन में होने चाहिए।
अगर फोर्स सीधा नीचे लग रही है तो मैं 8 सेंटीमीटर को एक्सटेंशन क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो तो लाइन पे नहीं है। तो क्या दोनों तरफ 8 है? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में और हेल्प करो मेरी। अगर ये लोड नीचे खींचेगा तो क्या ये वाली लाइन अगर मैं लूं तो क्या ये लोड की डायरेक्शन में आ रही है? अब मुझे बताओ कि इसका मतलब ये लाइन क्या बन जाएगी? क्योंकि इतना ये लोड नीचे जाएगा तो यही लाइन एक्सटेंशन है। ये एंगल 60 है। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होगा? 30 होगा। अब ये बताओ कि कोई ट्रायंगल बना सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ट्रायंगल बनाता हूं, उसमें मेरी हेल्प करो। अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल है 30, ये एक्सटेंशन है। अब मुझे बताओ टॉप वाला इसका जो बेस है वो कितना होगा? इसने बोला था सेंट्रली, तो मैं इसको ले लेता हूं 4। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि क्या मैं ई निकाल सकता हूँ? कौन सी 3 रेशोज होती थी? साइन, कोसाइन और टेन। अगर 30 डिग्री लेता हूं तो सामने 4 है और एडजेसेंट पे ई है 10। cos 30 into 8 cos 30 into 8 कॉस क्यों? अजब। चार्ज C answer. C. सी आंसर सच वैल्यूज डाल के जिन्होंने सॉल्व किया है उन्हीं को बताना चाहिए। देखिए आंसर देख के बिल्कुल नहीं बताएं। नहीं, लेकिन मुंह पे फायदा नहीं होगा। ये लोग जो बता रहे हैं सारी वैल्यू, ये इनका क्लेम यही होगा ना कि इन्होंने वैल्यू सारी पुट की है। एक्सटेंशन है, लोड है, फोर्स है, एरिया है। अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो अच्छा, अब आगे चले प्लीज। या शो नाउ प्लीज। पढ़ो। A string is attached at one end to a fixed point. A mass is then hung from the other end of the spring. The spring has extension x when the system is in इक्विलिब्रियम। का मतलब बताओ कि सिस्टम मूव कर रहा होगा या सिस्टम रुक जाएगा? सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा। The variation of the tension in the spring with its extension is shown. Y एक्सिस पे लोड है और x एक्सिस पे। Which statement is correct? ये बताओ कि जब लोड एक्सटेंशन ग्राफ होता है तो उसका एरिया क्या शो करता है? जो लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ होता है उसका एरिया क्या शो करता है? एनर्जी स्टोर। इसमें एक एक ऑप्शन पढ़ते जाओ। पहला SPW, SPR represent the energy stored in the spring which cannot be recovered. Area SQR represent the elastic potential energy stored. SPR ये ऑप्शन मेजॉरिटी लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला। सर तो वो SQR SPR नहीं SQR है। फिर ये ऊपर वाला हो जाएगा। हाँ नहीं ना सर अच्छा हाँ, मैंने ग्राफ क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं देखा, ये मेरी मिस्टेक है। आप लोग जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ग्राफ की डार्क वाली लाइन है, ये ग्राफ की लाइन। तो अगर हम इसको शेड करते हैं तो ये एक, वो तो उसने ग्राफ करने के लिए एक लाइन और बना ली। ठीक है, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ जो है, एरिया अंडर द ग्राफ शो करेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको पढ़े, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया और ये है रबर से रिलेटेड। द डायग्राम शोज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ रबर बैंड
as the band is extended and then the stretching force is decreased to zero. Sir, yes. What can be deduced from the graph? जो ग्राफ वापसी पर अपने उसी पॉइंट को टच कर लेता है जहां से वो चला था, तो इसका मतलब इलास्टिक है. The rubber band obeys Hooke's law. ये वाला Sir. Hooke's law कैसे obey करेगा? वो तो कर्व है. जो कर्व्स होते हैं C. The rubber band remains elastic for the extension shown. अच्छा, अब इसमें डबल चेक कर लो. ज्यादा लोग कह रहे हैं सी. एक तो आंसर डी. The shaded area represent the work done in extended the rubber band. जो बीच में एरिया एनक्लोज है ये वाला, वो किसको शो करता है? जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो उसको शो करता है. तो डी तो पॉसिबल नहीं है फिर. पढ़ो. A wire is extended by a wire is extended by a force. The graph shows how the extension of the wire varies with the. इसमें मैंने एक बात समझाई थी कल से पहले वाली क्लास में, जो एक बड़ा मशहूर ट्रैप है. तुम इसको पेपर में याद करके जाना, क्योंकि हर बच्चा ये रट लेता है एरिया अंडर द ग्राफ. लेकिन मैंने आपको सिखाया कि एरिया से पहले हमेशा ये देखो कि ग्राफ के वाई पर कौन है और एक्स पे क्या है. अब एरिया हमेशा एक्सटेंशन को टच करेगा. जो लोड एक्सटेंशन का लफ्ज बोला जाता है वो ग्राफ होता है लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन. तो एक मशहूर ट्रैप है. देखो याद कर लो कि अगर ये लोड है, ये एक्सटेंशन है, तो ये वाला एरिया जो अभी हमने डिस्कस किया किसको शो करेगा? ये शो करेगा वर्क डन को. और से देखना, अगर ये एक्सटेंशन कर दी जाए और ये लोड है तो फिर ये एरिया किसको शो करेगा? तो ये इस चैप्टर का सबसे कॉमन मशहूर ट्रैप है, क्योंकि लोग हमेशा इसी एरिया को देखते हैं. ये एरिया उस वक्त वैलिड है जब y पर क्या. अब पढ़ो. Which area of the graph represent the work done by the force when the force increases from W to 2W? ये वाली पोजीशन W है, ये वाली 2W है. तो क्या ये वाला एरिया शेड होगा? नीचे वाला क्यों नहीं शेड होगा? घबराओ नहीं, थोड़े लोगों से पूछने तो दो. आंसर्स पे इतनी फोकस ना करें. एरिया एक्स के साथ टच होगा या वाई के साथ टच होगा? ठीक है, अब उसको बताओ. W to 2W. CMRS. अब इसमें जो ज्यादा लोगों का आंसर है डी वाला. सी वाला नहीं हो सकता ना. सी वाला तो असल में सी वाला तो नीचे आ रहा है. चलो ये सवाल कर ले फिर क्लास खत्म करें. द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन. वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे व्हाट इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर? क्या इसका ये वाला पोर्शन यूज करूं? ये यूज नहीं करेंगे. तो अगर आप ये कह रहे हो कि E का मतलब है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है y अपॉन x. शो नाउ इसको पहले कंप्लीट करें फिर आराम से उठे. ये जो स्ट्रेन है उसके साथ नंबर कितना है और 2.1 स्ट्रेस है ना. मुझे वैल्यूज बताओ. 2.1 इनटू क्या लिखेंगे? Sir, the answer. Answer D or E. माइनस. शो नाउ 0.5 into 10. सारे ज्यादा करनी हो. बस एक मोबाइल डेट तो आधे घंटे से आगे तो क्या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है. ठीक है सर. ठीक है. Sir.